हेलो रीडर्स, आपका स्वागत है डी के नॉवल वर्ल्ड चैनल में। यहाँ आपको डेली नॉवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पेज 274। ये शौर्य कभी शांति से कुछ करता भी है। रफीक लाला की हवेली को शौर्य ने आज के हवाले कर दिया था। इस आग की लपट में पूरी की पूरी हवेली इस तरह उड़ गई जैसे कभी वहां कोई हवेली थी ही नहीं। इस धमाके से पूरा का पूरा उज्जैन हिल चुका था। अनूप पांडे ने भी इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने आदमियों को रफीक की हवेली के तरफ भेज दिया था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें कुछ भी खास पता नहीं चला। पर इधर अनूप ने अपने घर की सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया था। उसने फोन करके शहर में फैले अपने सभी आदमियों को जल्द से जल्द अपने घर बुला लिया था और अपने घर की टाइट घेराबंदी करवा ली। पर उसे क्या पता था कि आज जो शिकार पर निकला है उसे सभी को एक जगह पर लाकर मारने में बहुत मजा आता है। जब शौर्य हवा में उड़ रहे थे तभी सिस्टम ने शौर्य से कहा, होस्ट तुम्हें इस पार्टी को भी पहले मौका देना होगा और फिर अपना अगला कदम बढ़ाना है। ये सुनकर शौर्य को मुंह बन गया और वो नीचे उतर गया। नीचे उतरकर शौर्य और अद्विका रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। शौर्य ने अद्विका की तरफ देखा और बोला, पत्नी जी मैं चाहता हूं कि आज इस परिवार को आप खुद जाकर पहला मौका दे। अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक, वरना हम तो है ही स्वच्छ उज्जैन का नारा देने के लिए। अद्विका ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, पत्नी देव लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही आलसी हो रहे हैं। ठीक है, इस बार मैं जाकर उन्हें एक मौका देती हूँ, पर उसके बदले आप मुझे दवाई बनाने की पूरी विधि सिखाएंगे और मुझे भी नर्क की अग्नि का बीज चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने भी तुरंत उसकी बात मान ली। अद्विका ने तुरंत अपने खून से सने कपड़ों को हाथ घुमाकर बदल दिया। फिर एक सुंदर सदी पहनकर वह किसी अप्सरा की तरह पांडे निवास के बाहर खड़ी हो गई। जब वहां सुरक्षा में तैनात लोगों ने अद्विका को इतनी रात को ऐसे सामने देखा तो उन्हें अजीब लगा, पर उसकी खूबसूरती देखकर उनकी नियत फिसल गई और वो लोग ललचाए आंखों से अद्विका को देखने लगे। अद्विका ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो एक लड़के ने तुरंत अंदर जाकर ये खबर अनूप को दी और उसने खास बताया कि आई हुई लड़की बेहद खूबसूरत है। अनूप ने एक बार कंफर्म करने के लिए गेट के बाहर सीसीटीवी को चेक किया और उसकी आंखें भी चमक गई। उसने तुरंत आदेश देकर अद्विका को अंदर आने की परमिशन दे दी। अद्विका कुछ गुंडों के साथ उस घर के अंदर दाखिल हुई। रास्ते भर सारे गुंडे उसे ही घूर रहे थे। उनकी आंखें अद्विका के हर अंग को निहार रही थी और वो मन ही मन अद्विका को पाने के सपने देख रहे थे। अद्विका घर के अंदर आई तो देखा कि बाहर बने हुए हॉल में अनूप और उसके परिवार के सभी जेंट्स मौजूद थे। अद्विका ने उन सभी के सामने एकदम निडर होते हुए सोफे की तरफ इशारा किया तो उन्होंने उसे बैठने की परमिशन दे दी। अद्विका एकदम रौबीले अंदाज में सोफे पर बैठ गई और फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं आपके पांडे परिवार के लिए एक संदेश लेकर यहाँ आए हूँ। आप लोगों ने शहर के अंदर जो गैंग्स बनाकर गुनाह को पनपने दिया है वो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, वरना आपके परिवार का भी वही हश्र होगा जो रफीक लाला के परिवार का हुआ है। पर अद्विका के बात पर डरने की बजाय अनूप का छोटा भाई हंसते हुए बोला, मैडम लगता है आप इस शहर में नई आई है, वरना आप हमारे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हम पांडे हैं पांडे, हम किसी से नहीं डरते, पर हम खुद लोगों को डराते हैं। और रही बात रफीक के परिवार की तो एक बात साफ कर दूं कि हम उनके तरह कमजोर नहीं है जो तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से डर जाएंगे। हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। ये सुनकर अद्विका ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और बोली, मैंने तो नियम के अनुसार तुम्हें दुर्घटना से पहले आगाह करने आई थी, पर लगता है कि आपको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर अद्विका उठकर जाने लगी, पर तभी अनूप ने अपने आदमियों से इशारा किया और उसके आदमियों ने अपनी बंदूक अद्विका के ऊपर तान दी। अब आप कहाँ चले मैडम जी, इस हवेली में खूबसूरत लड़कियां अपनी मर्जी से आती है मगर जाती सिर्फ हमारी मर्जी से है। इतना कहकर अनूप पांडे हंसने लगा। अद्विका ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पीट लिया और हंसते हुए बोली, तो ये बात है। फिर तो अब वो जब अंदर आएंगे तो जरा मैं भी देखूं कि तुम में से मुझे यहाँ कौन रोक सकता है। अद्विका ने दरवाजे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, ओजी जरा सुनते हो, ये लोग आपके दिए हुए पहले मौके को ठुकरा रहे हैं। आप अंदर आ जाए। उसके इतना कहते ही उस हवेली का गेट टुकड़ों में टूट गया और 2 आदमियों की लाशें गेट से सीधा उस हवेली के अंदर आकर गिर गई। अगले ही पल शौर्य अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए अंदर आ गया।
उसकी चाल में एक रौब था और आंखों में अंगारे। शौर्य को देखकर सभी आदमियों तुरंत अपनी बंदूकें लोड की और उसके ऊपर गोलियां बरसाने शुरू की, मगर शौर्य ने उन गोलियों की कोई चिंता नहीं की और उसने आराम से अपनी बंदूक निकाली और दोनों हाथों में पकड़कर से दनादन निशाना लगाकर चलानी शुरू कर दी। कुछ ही पल में बाहर मौजूद लोग यहाँ वहां भागने लगे, क्योंकि शौर्य के ऊपर चलाई सारी गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही थी। सारी गोलियां इधर उधर टकरा कर उड़ रही थी। अब इन मासूम गुंडों को कौन समझाए कि उनके सामने खड़े आदमी को टैंक भी नहीं उड़ा सकता तो उनकी गोलियां क्या चीज है। जब वो लोग डरकर यहाँ वहां भागने लगे तो शौर्य ने अपनी एक और बंदूक निकाली और एक समय पर दो अलग अलग निशाने लगाकर शौर्य ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। शौर्य इतनी तेजी से गोलियां बरसा रहा था कि उन गुंडों पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी गोलियां बंदूक से निकल भी रही थी या अटक कर रह गई है। चारों तरफ खौफ का माहौल फैल गया था। शौर्य किसी मौत के देवता की तरह उन्हें अपने निशाने पर ले रहा था। जब बाहर के सारे आदमी खत्म हो गए तो शौर्य आराम से चलते हुए घर के अंदर आ गया। जब अनूप पांडे ने शौर्य को इस तरह बेखौफ अंदर आते हुए देखा, उसका गला सूख गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके घर के बाहर कितने लोग थे और उनके पास कैसे हथियार थे। पर उन सब के बीच से शौर्य अब उसके सामने आकर खड़ा था। इससे डरावनी बात कोई और हो ही नहीं सकती। अनूप का बड़ा बेटा, जो शौर्य की उम्र का था, अचानक उठ गया और अपनी बंदूक को अद्विका के माथे पर तान कर बोला, अबे ओ तू जो कोई भी है वही रुक जा, वरना इस लड़की की पूरी खोपड़ी खोल दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बड़ा जोक मारा हो। शौर्य ने फिर उसे कुछ सोचकर सही करते हुए कहा, भाई आपको अगर मालूम नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़की नहीं, मेरी अर्धांगिनी है। थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ उसे ट्रीट करो, क्योंकि उसका गुस्सा तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता। शौर्य ने इतना कहा ही था उस लड़के की दर्दनाक चीख निकल गई। उसका बंदूक पकड़ा हुआ हाथ टूटकर नीचे गिरा हुआ था। शौर्य के भी भाव एकदम से ऐसे हो गए मानो उसे लड़के पर बहुत ज्यादा दया आ रही हो। अनूप, जो अभी भी शौक होकर ये सारा नजारा देख रहा था, उसका मुंह अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसे क्या बोले यही समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे का कटा हुआ हाथ देखकर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ सुई सुई की आवाज निकलने लगी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी अचानक उसके कानों पर शौर्य की आवाज पड़ी, पांडे जी, अब कृपा करके आप अपने पूरे परिवार को यहाँ बुलाए। हम थोड़ा उनसे बात करना चाहेंगे ताकि हम ये तय कर सकेंगे कि सिर्फ आपको मारा जाए या आपके पूरे खानदान को खत्म किया जाए। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे परिवार के बहन बेटियों और छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहता। शौर्य की ये बात अनूप के लिए किसी आदेश से कम नहीं थी। उसने अपने छोटे बेटे को देखा और सिर्फ मुंह से इशारा किया। अनूप का इशारा मिलते ही अनूप का छोटा बेटा तुरंत घर के अंदर चला गया और परिवार के सभी बच्चों और औरतों को बाहर लेकर आ गया। शौर्य ने देखा कि व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी भी बाहर आ गया था। जब सब लोग शौर्य के सामने आ गए तो शौर्य ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शौर्य है, पर लोग मुझे शूरभैरव के नाम से जानते हैं। मैं आज आप सभी के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे महाकाल ने कहा है, आपके परिवार की वजह से इस शहर में कई मासूमों की जाने गई है और कई घर तबाह हो चुके हैं। आपके परिवार के स्पोर्ट की वजह से कई लड़कियों की दिन दहाड़े आबरू नीलाम हो चुकी है। ये सब कुछ आपके परिवार के इस गुंडे के वजह से हुआ है। तभी अनूप का छोटा बेटा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? भूलो मत कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो तुम हम पर ये आरोप कैसे लगा सकते हो? अचानक एक गोली चली और अनूप का बेटा अगले ही पल जमीन पर मरा पड़ा। एक शांत मगर रौबीली आवाज आई, जब मेरे पति बात कर रहे हो तो उनसे उल्टी बात बिल्कुल नहीं करना। मेरे पति कानून और सबूत मांगने के लिए कोई पुलिस वाले नहीं है, वो आर्मी वाले हैं। वो पहले ठोकते हैं फिर सबूत निकालते हैं। अचानक घर की सारी औरतें अपने सामने छोटे बेटे को मरते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगे। पर एक बार और गोली चली और सारी औरतों का रोना धोना बंद हो गया। तभी शौर्य ने आगे कहा, तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आपके घर का छोटा बेटा कैसे ज्यादा बोलने पर मारा गया। इसी तरह से आपके परिवार ने कई लोगों को बेवजह मारा है, कई लड़कियों की जिंदा बर्बाद की है और किसी ने इनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इन्होंने रातों रात उन्हें गायब कर दिया है। अब आप ही बताइए कि इन्होंने जो किया वो क्या सही था? शौर्य की ये दलील सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला,
तुम जो कह रहे हो ये बात एकदम सही है, पर एक बात याद रखो, जिसके पास ताकत होती है वही राज करता है। हमारा परिवार यहाँ राज करता है, तो मेरे परिवार को यहाँ के लोगों के साथ जो मन में आए वो करने का अधिकार है, क्योंकि हम उनके मालिक हैं, मालिक। ये सुनते ही शौर्य ने बिना कुछ ज्यादा बात कहे सीधा पहले उस बुढ़े को मार दिया। उसके बाद उसने बिना रुके घर के सभी जेंट सदस्यों को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ वहां रोती हुई औरतें और उनके छोटे बच्चे बचे थे। शौर्य ने देखा था कि इस घर के बच्चों ने अभी तक ये जुर्म की दुनिया देखी नहीं थी। शौर्य ने उसके बाद उनके दिमाग के अंदर कुछ फेरबदल कर दिए और वहां से अद्विका के साथ निकल गया। पुलिस जो रफीक लाला के घर पर जांच करने पहुंची थी, इलुन अनूप के घर की खबर मिली। पुलिस वाले भी अचानक डर गए थे। पूरे शहर में उन्होंने अपने सारे आदमियों को तैनात कर दिया। कुछ ही देर में अनूप पांडे के घर के सामने पुलिस और मीडिया पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ फैली लाशों को देख और अपना सिर पकड़ लिया। यहाँ मरा हुआ हर एक गुंडा शहर का नामचीन गुंडा था, पर ये लोग एक ही रात में इस तरह से मारे जाएंगे इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसी रात बाहर ये खबर फैल गई कि रफीक परिवार और पांडे परिवार के बीच देर रात को झड़प हो गई और सभी लोग मारे गए हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद अनूप के जीवित बचे घर वालों ने दिया था। इधर शौर्य और अद्विका शहर के अंदर से पापियों को मिटाकर महाकाल के दर्शन करने वापस पहुंच गए थे। शौर्य खुद मंदिर के अंदर गया तो भस्म बड़े महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थे। शौर्य ने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे महाकाल, आपकी नगरी आज से इन पापियों से मुक्त हो चुकी है। इस सेवक को आपने ये मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। जब शौर्य ने ये कहा तो महाकाल का एक आध्यात्मिक अंश शौर्य के शरीर में एक छोटी रोशनी से चला आया। शौर्य को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी चेतना में एक रुद्राक्ष प्रकट हो गया था। ये महाकाल का रुद्राक्ष उसे प्राप्त हो गया था। इसे ही महाकाल का अंश भी कहते हैं। शौर्य अपने पूर्ण भैरव होने के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। उसकी साधना और शक्ति में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी। अद्विका ने भी महाकाल को प्रणाम किया, उसके बाद अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर वहां से बाहर निकल आए। पूरी रात शौर्य और अद्विका वहीं बाहर घूमते रहे, पर दोनों भी एक बार भी पुलिस वालों के नजरों में नहीं आए। पर कोई था जो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे ये अच्छे से मालूम था कि ये सब शौर्य ने ही किया है। ये था उसका अपना भाई विराज अग्निहोत्री। उज्जैन की खबर नेशनल न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी, जिस वजह से विराज तक ये खबर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। विराज ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोला, ये कैसा अज्ञातवास कर रहा है। जब से बाहर गया है हर एक कांड इतने बड़े होते हैं कि तुरंत सभी को पता चल जाता है कि इसके पीछे यही है। ये शौर्य शांति से कुछ करता भी है। दूसरे दिन सुबह शौर्य और अद्विका ऋतुराज को लेने के लिए भोर के समय आश्रम के सामने पहुंच गए। शौर्य ने देखा कि यहाँ कई जवान लड़के सुबह उठकर योगासन कर रहे थे। कुछ मास्टर्स उन्हें सही से ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं कुछ लड़के खुद की ड्रग्स की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तड़प उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य इन ड्रग्स की वजह से बीमार लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ी। दोनों ऐसे दिख रहे थे मानो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। उनके मुंह से लार टपक रही थी और उन्हें चलने फिरने की कोई सुधबद नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी भी ड्रग्स के नशे में हो। अब क्या करने वाला है शौर्य ये सब देखकर? ऋतुराज शौर्य के साथ आ पाएगा? क्या शौर्य के पास कोई दवा है जो इन बच्चों को बचा पाएगी? क्या होने वाला है आगे? CH-275 नशेड़ियों का इलाज। पूरे उज्जैन के अंदर अनूप पांडे और रफीक लाला की जो दहशत थी उसकी लंका लगाने के बाद हमारे कर्ता धर्ता शौर्य और अद्विका पहुंच गए हैं आश्रम पर, जहां नशेड़ी का इलाज किया जा रहा था। जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसने अपने सामने कई लड़कों और लड़कियों को नशे की आदत से लड़ते हुए देखा। उनमें से हर कोई लगभग ठीक हो चुका था, पर जब शौर्य नजर दो लड़कों पर पड़ी जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, उन दोनों को देखकर शौर्य के दिल में भी एक दर्द उठा। क्योंकि उन दोनों में से एक लड़का ऋतुराज था तो दूसरा उसकी उम्र का एक और लड़का था। उस लड़के की हालत भी बिल्कुल ऋतुराज की तरह थी। उन दोनों को एक कोने में बिठाया गया था और एक ट्रेनर उन्हें बार बार कुछ कह रहा था और उन्हें उसकी बातों को फॉलो करने के लिए कह रहा था, पर वो दोनों भी किसी भी तरह की हलचल नहीं कर पा रहे थे। तभी शौर्य के पीछे से एक आवाज आई, हेलो मिस्टर शौर्य, मैं इस आश्रम का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम सोमनाथ है। मैं आपका हमारे इस नशा मुक्ति केंद्र में स्वागत करता हूँ। मुझे मेहता जी ने कल रात को ही बताया था कि आप यहाँ आने वाले हैं।
मैंने अपने जीवन में पहली बार एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए इतनी दूर आते हुए देखा है। सोमनाथ के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके चेहरे से शांति का आभास हो रहा था। जब शौर्य ने ध्यान से उसके शरीर को देखा तो पाया कि सोमनाथ एक अनाहत चक्र का योगी था। वो साधक नहीं था। योगी अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत करके मोक्ष का मार्ग स्वीकार करते हैं, वही साधक अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के साथ साथ युद्ध से मोक्ष का मार्ग ढूंढने निकल पड़ते हैं। शौर्य और अद्विका ने अपने हाथ जोड़कर कमर में झुककर सोमनाथ को वंदन किया और अपनी आभा को थोड़ा सा लीक किया। सोमनाथ को जैसे ही दोनों की आभा महसूस हो गई, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसके चेहरे से हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने ये पहचान लिया और कहा, साधक शौर्य का योगी सोमनाथ को प्रणाम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अनाहत चक्र तक का योग प्राप्त कर लिया है। अगर आप जैसे योगी इस आश्रम को चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का नशा पूरी तरह छूटने में ज्यादा समय लगता होगा। शौर्य की बात सुनकर सोमनाथ समझ गया कि शौर्य एक साधक है। सोमनाथ के भाव भी सामान्य हो गए और वो आगे बोला, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, पर इन नशीली चीजों का असर कम करना जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मैंने फिर भी अपनी यौगिक शक्तियों से इस कम करने की कोशिश की है, पर फिर भी इसमें जो परिणाम मिलता है वो बहुत देरी से मिलता है। शौर्य को सोमनाथ का ये वर्तन पसंद आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, परिणाम चाहे कितने भी विलंब के बाद मिले पर वो दूरगामी होते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और मुझे आपकी इसी बात ने प्रसन्न कर दिया है। वैसे क्या मैं अपने स्टूडेंट ऋतुराज से मिल सकता हूँ? सोमनाथ ने इस बात पर हमें अपना सिर हिलाया और उन्हें ऋतुराज के पास लेकर गए। ऋतुराज और उसके बगल में बैठा लड़का अपनी आंखें सामने की ओर करके अपने हाथ आगे रखकर घर रहे थे। बगल में खड़ा आदमी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, पर उन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहे थे। जब शौर्य उन दोनों के पास पहुंचा तो उसने ध्यान से उन दोनों के शरीर की जांच की तो उसे पता चला कि उन दोनों के शरीर में ये ड्रग्स खून में घुल चुका है और उस ड्रग्स ने उन दोनों के लाल रक्तपेशिकाओं को जकड़ लिया है। शौर्य ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गया। ऐसे ड्रग्स को शरीर से बाहर निकालना आसान नहीं होता। शौर्य को मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रग्स इनके शरीर में ही इस तरह क्यों हरकत कर रही है। तभी सोमनाथ ने शौर्य के भाव पढ़ लिए और बोला, लगता है कि आपने भी उनकी स्थिति को समझ लिया है। ये ड्रग एक कॉम्बिनेशन ड्रग है और ये पूर्ण उम्र के इंसान के शरीर से कुछ क्रियाओं के बाद निकल जाता है, पर इनकी उम्र के बच्चों के शरीर से इसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये ड्रग उनके चेता संस्था पर सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से इतनी छोटी उम्र के बच्चों का दिमाग लगभग इस ड्रग द्वारा ब्लॉक किया जाता है, जिस वजह से इन्हें सब कुछ सुने देता है और समझ में आता है, पर ये ड्रग उन्हें इस पर प्रतिक्रिया देने से रोक देता है। शौर्य ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि अगर बच्चे ये क्रियाएं करने के लिए अगर अपना शरीर नहीं हिला पाए तो ये लोग ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तभी सोमनाथ ने आगे कहा, ऐसे केसेस में ज्यादातर पेशेंट्स यार मान लेते हैं और हमेशा के लिए ब्रेन डेड हो जाते हैं। सिर्फ 1000 में से एक केस ऐसी होती है जहां रोगी अपनी इच्छा शक्ति से खुद को सुधार लेता है। ये सुनकर शौर्य का दिमाग हिल गया। तभी सिस्टम उसके कान में बोली, होस्ट, इन्हें बचाने का एक उपाय है। अगर किसी तरह अपना दैवी खून इनके मुंह में डाल देते हो तो आप अपने खून को किसी चुंबक की तरह उपयोग करके उस ड्रग को उनके शरीर से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर अचानक शौर्य को ऐसा लगा कि उसे कोई नया मार्ग मिला हो। उसने तुरंत उठकर सोमनाथ से कहा, योगी जी, अगर मैं कहूं कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं तो क्या आप मुझे ऐसा करने की परमिशन देंगे? इस पर सोमनाथ थोड़ी सोच में पड़ गए, पर उन्होंने फिर शौर्य को ऐसा करने की परमिशन दे दी। शौर्य को परमिशन मिलते ही उसने ऋतुराज और उस दूसरे लड़के को एक टेबल के ऊपर सीधा लिटा दिया और फिर उसने उनकी सांस को अपनी शक्तियों से सामान्य कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ को चुपके से एक कट लगा दिया और 2 बूंदों को बाहर निकाला। उसके बाद शौर्य ने बिजली की रफ्तार से अपने खून को उनके मुंह के अंदर डाल दिया। देखने वालों को लगा कि शौर्य ने कोई सुनहरी दवा उनके मुंह में डाली है। शौर्य ने अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और महामृत्युंजय मंत्र को दोहराते हुए खुद को इलाज के लिए रेडी कर लिया। उसके बाद शौर्य ने अपनी उंगलियों को उन दोनों के सिर के ऊपर रख दिया और अपने खून के उस बूंद को नियंत्रित करना शुरू किया। शौर्य ने उन दोनों के गले से सीधा उनके स्टेडियो से होकर उनके लीवर, फेफड़े और अंत में हृदय से होकर सभी नसों और धमनियों में फैले ड्रग को अपने खून से सोखना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य के खून की बूंद उस अंग से गुजर रही थी, उन बच्चों का वह अंग अपने आप सामान्य होकर ठीक से काम करना शुरू कर चुका था।
जब संपूर्ण शरीर का काम हो गया तो शौर्य ने अपनी खून की बूंद को उन दोनों के चेता रज्जु की ओर लाया। अगले ही पल शौर्य ने अपने अंतर्मन से साफ साफ देखा कि उनके न्यूरॉन के प्रवाह के बीच इस ड्रग ने उस मार्ग को ब्लॉक कर दिया था। शौर्य ने बिजली की रफ्तार से वहां जमा हुए ड्रग के धब्बों को सोख लिया। ऐसा होते ही ऋतुराज और उस दूसरे लड़के की चेतना मुक्त हो गई। उन्होंने अपनी आंखों को झपकाया, फिर अपने एक एक अंग को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन दोनों को पूरी तरह से होश आ गया। शौर्य ने अगले ही पल अपने खून की बूंदों को तुरंत उनके शरीर से बाहर एक उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया। शौर्य के ऐसा करते ही दोनों बच्चों ने अचानक बैठकर सामने की ओर उल्टी कर दी। उनकी उल्टी से इतनी खतरनाक गंध आ रही थी कि उसके गंध से ही कोई भी बेहोश हो जाएगा। शौर्य ने अपनी शक्तियों से उस उल्टी के अंदर से अपने खून को अलग कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। इससे उसके खून के अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तभी सोमनाथ आगे आते हुए उसने दोनों बच्चों को ठीक से जांचा और हैरानी से उसने शौर्य की तरफ देखा। पर शौर्य एकदम शांति से सोमनाथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोमनाथ ने शौर्य के आगे हाथ जोड़ लिए। तभी उनके जुड़े हुए हाथों को शौर्य ने रोक लिया और बोला, योगी जी, आपको हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो मैं आपको एक दवा दे सकता हूँ, पर याद रखिए कि ये दवा सिर्फ आपके हाथ में ही रहेगी। इसे किसी और को ना ही आप दिखा सकते हैं और किसी को बता सकते हैं। ये सुनकर सोमनाथ की नक्शे चमक गई। तभी शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डालकर 6 नींबू के तरह दिखने वाले फल निकाले और सोमनाथ के हाथ में दे दिए। सोमनाथ ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें प्रसाद की तरह ले लिया। शौर्य ने सोमनाथ का कंधा थपथपाया और वापस ऋतुराज की तरफ मुड़ गया। ऋतुराज, जो अब तक एकदम नॉर्मल हो चुका था, अपना सिर झुकाकर वहां खड़ा था। शौर्य ने ऋतुराज के सामने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो ऋतुराज मेहता, हम हैं आपके क्लास टीचर और इतिहास के शिक्षक। हम आपको आज वापस लेने के लिए यहाँ आए थे क्योंकि मैंने आर्य और बाकी बच्चों को वचन दिया था कि मैं आपको जरूर वापस लेकर आऊंगा। तो अब आप एकदम ठीक हो चुके हैं, तो मेरे साथ चलिए। ऋतुराज ने अपना सिर धीरे से उठा लिया और बोला, सर, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं उस क्लब के अंदर ड्रग्स ले रहा था तो मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, पर अब मुझे खुद पर ही घिन आ रही है जो मैंने ऐसी हरकत कर दी। सर, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डैड आप पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। अब हमारे साथ चलिए। इतना कहकर शौर्य ने ऋतुराज को आश्रम से बाहर लाया। सोमनाथ भी उनके पीछे चोदने के लिए बाहर आ गए थे। शौर्य ने सोमनाथ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, योगी जी, अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत हो तो इस पुण्य के काम के लिए आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। हम तुरंत यहाँ आपकी सेवा में आ जाएंगे। उसके बाद शौर्य ने गीतांजल फोमा का कार्ड और अपना नंबर सोमनाथ के हाथ में दे दिया और मुंह पर उंगली रखकर इसे सीक्रेट रखने के लिए कहकर निकल गया। सोमनाथ ने तुरंत अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर गीतांजलि कॉरपोरेशन के बारे में सर्च किया और उसे दिखाए उसके पूर्व मालिक शौर्य की फोटो, जिसे देखकर सोमनाथ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने जो लड़का था वो पूरी दुनिया को हिलाने वाला शौर्य अग्निहोत्री था, जो कुछ दिनों से गायब हो गया था। सोमनाथ ने वो कार्ड और नंबर अपने पॉकेट में रख लिया और अंदर जाने लगा। वो कुछ कदम ही गया था कि उसके कानों पर हेलीकॉप्टर की आवाज पड़ी। कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर आश्रम के बड़े मैदान में उतर गया। उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत बाहर निकली। उनके पीछे 2 आदमी भी निकले, उनमें से एक बूढ़ा था तो दूसरा मध्यम आयु का था। सोमनाथ की जब उन पर नजर पड़ी तो उसने बड़े ही शालीनता से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। आइए मिस्टर राजशेखर, आपका हमारे इस आश्रम में स्वागत है। ये था राजशेखर परिवार, चेन्नई का सबसे ताकतवर परिवार। उनके खानदान का इकलौता वारिस यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था, और ये वारिस कोई और नहीं, ये वही लड़का था जिसे शौर्य ने ऋतुराज का इलाज करते वक्त ठीक कर दिया था। सोमनाथ को देखकर उस बूढ़े आदमी ने उसके हाथों को जकड़ लिया और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, कहाँ है मेरा पोता, हमको उसे देखना। राजशेखर ने टूटी फूटी हिंदी में सोमनाथ से ये बात कही थी, जिसे सोमनाथ बिना परेशानी के समझ गया और उन्हें उस लड़के के कमरे की तरफ ले गया। कुछ ही देर में वो चारों लोग उस लड़के के सामने थे और उस लड़के को उसकी अम्मा ने गले लगा लिया था और वो रोते जा रही थी।
वह लड़का भी बार बार तमिल भाषा में उन सभी से माफी मांग रहा था। एक एक करके सभी ने उस लड़के को गले से लगाया, फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आ गए। उस लड़के की मां ने तुरंत झुककर सोमनाथ के पैर पकड़े और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पर तभी सोमनाथ ने अपना हाथ ना में हिलाया। फिर उसने उनसे कहा, आप गलत समझ रही है माताश्री, मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया। आपके बेटे को ठीक करने वाले तो अभी अभी आश्रम से चले गए हैं। वो यहाँ उनके स्टूडेंट को लेने के लिए आए थे, पर उनके स्टूडेंट और आपके बेटे की हालत एक जैसी थी तो उन्होंने एक ही समय पर दोनों का इलाज कर दिया और इन्हें ठीक कर दिया। ये तो आपके बेटे की खुशनसीबी थी कि उनकी नजर आपके बेटे पर पड़ी और उसका इलाज उन्होंने कर दिया। ये सुनकर मिस्टर राजशेखर ने तुरंत पूछा, कौन है वो? हमारा राजशेखर खानदान उनका शुक्रिया अदा जरूर करेगा। ये सुनकर सोमनाथ ने मन ही मन सोचा, तुम क्या कुबेर को धन का चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो? फिर सोमनाथ ने अपने भावों को शांत किया और बोला, जी उनका नाम शौर्य है और वो मुंबई के पास ही एक शहर में टीचर है। पर मैं आपको बता दूं कि उन्हें ऐसा धन्यवाद वगैरह पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि उन्होंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है, तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, यही बेहतर होगा। तभी अनिल राजशेखर, जो उस बूढ़े आदमी का बेटा था, अकड़ के साथ बोला, हम राजशेखर हैं। हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। वो सिर्फ एक मामूली टीचर है, उससे तो खुश होना चाहिए कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। अनिल की बात सुनकर सोमनाथ ने एक कटाक्ष उसकी ओर देखा और फिर बूढ़े राजशेखर को देखकर कहा, आप थोड़े समझदार हैं, तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप राजशेखर हैं सिर्फ एक चेन्नई के बड़े परिवार पर, जिसे आप मामूली टीचर समझ रहे हो, उसने आपके जैसे कई परिवारों को मोक्ष दिला दिया है। तो अपने राजशेखर होने की अकड़ अपने पास रखे। ये उज्जैन है और यहाँ आए दिन आपके परिवार जैसे कई परिवार बनते हैं और रातों रात उजड़ जाते हैं। और हाँ, शौर्य से मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं पर उतने ही खतरनाक भी। सोमनाथ की इस बात को उन्होंने मान लिया और शौर्य से मिलने की जिद को दिमाग से निकाल दिया। इधर शौर्य अद्विका और ऋतुराज आश्रम से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पहुंच गए थे। अभी अभी सूर्योदय हो चुका था और अभी सड़कों पर लोगों की आवाजाही एकदम कम थी। शौर्य ने ऋतुराज की तरफ देखा और बोला, ऋतुराज, मैं तुम्हारा टीचर हूं तो तुम्हारी जिम्मेदार बनती है कि तुम मेरी हर बात मानो। ये सुनकर ऋतुराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी शौर्य ने एक बड़े पेड़ के तने की ओर देखा और उसके सामने खड़े होकर उसने अपना हाथ उस तने पर घुमा दिया। अगले ही पल तने के सामने एक स्पेस की दरार खुल गई। पर तभी शौर्य की आवाज ऋतुराज के कानों पर पड़ी, ऋतुराज, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। इसे तुम किसी को भी नहीं बताओगे। साथ ही स्कूल के अंदर किसी को भी मालूम नहीं कि अद्विका मैडम मेरी वाइफ है, तो तुम ये सीक्रेट मेरी आज्ञा समझकर अपने पास ही रखोगे। ऋतुराज, जिसने ऐसा चमत्कार देखा था, वह डर गया था। उसने डर से अपना सिर हाँ में हिलाया और शौर्य के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वो तीनों उस दरार के अंदर चले गए और सड़क पर गायब हो गए। क्या ऋतुराज शौर्य का राज अपने पेट में छिपा पाएगा? क्या होगा स्कूल के बच्चों का रिएक्शन? क्या राजशेखर शौर्य का पीछा सच में छोड़ देंगे? CH-276 एजेंट आलिया ऑन मिशन। शौर्य और अद्विका सुबह सुबह ऋतुराज को लेकर लहरा परिवार के बंगलों के सामने पहुंच गए। जब गेट पर खड़े गार्ड ने ऋतुराज को वहां देखा तो उसने तुरंत वहां चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा दिया। कुछ ही देर में ऋतुराज की मां और उसके पिता बाहर दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने ऋतुराज को अपने सामने सही सलामत देखा, उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने अद्विका और शौर्य को घर के अंदर बुलाया और उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद ऋतुराज अपने कमरे के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने तेजी से कई बार सांस ली और बोला, मेरे नए क्लास टीचर एक मैजिशियन है। बाप रे, उन्होंने पेड़ के अदन से हमारे लिए रास्ता बना दिया। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आया एक फ्रीकिंग लक्की। ऋतुराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सर ने ऐसा कुछ करके उसे 2 मिनट में यहाँ लाया था। अगर उसने ये बात अपने दोस्तों को बता भी दी तो कोई उस पर यकीन नहीं करने वाला था, पर वो अब शौर्य का मन ही मन जबरा फैन बन चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और स्कूल का यूनिफॉर्म एकदम सही तरीके से पहनकर तुरंत नीचे आ गया। अपने बेटे को मिस्टर और मिसेज मेहता ने आज तक कभी स्कूल जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था। वो लोग हैरानी से एक बार शौर्य को तो एक बार अपने बेटे को देख रहे थे। शौर्य ने ऋतुराज की एक्साइटमेंट देखी तो उससे बोला, अरे भाई ऋतुराज, अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक लगाए। अभी स्कूल शुरू होने में टाइम है, तो आप थोड़ा सब्र रखिए।
ये सुनकर ऋतुराज को याद आया कि उसकी स्कूल तो दोपहर को भरती है। वो मायूस होकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके कानों पर इस बार शौर्य की सख्त आवाज पड़ी। मिस्टर विकास, मैंने आपके बेटे को किस हाल से बचाकर लाया है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो अभी से आप ऋतुराज का खास ख्याल रखेंगे। आजादी उम्र के हिसाब से दी जाती है, ना कि माँ बाप के पैसों के हिसाब से। आज से ये घर से स्कूल आएगा और स्कूल से घर आएगा। फालतू की मटर गश्ती बंद। शौर्य की आवाज में ऑर्डर ज्यादा और रिक्वेस्ट कम थी। विकास मेहता भी तुरंत समझ गया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही जब शौर्य ने अपनी नजर ऋतुराज पर डाली तो इतना डर गया मानो उसके सारे राज शौर्य ने एक ही झलक में देख लिए होंगे। उसके बाद कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब शौर्य और अद्विका निकलने लगे तो ऋतुराज की मां ने हल्दी कुमकुम की डिबिया लाई और अद्विका के माथे पर लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई सुहागन आती है तो उसकी मांग भरकर ही बाहर भेजा जाता है। शौर्य ने इस प्रथा के बारे में सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इतने अमीर होने के बावजूद ऋतुराज को मां ने इस विरासत को कायम रखा है। जब शौर्य और अद्विका घर पर वापस पहुंचे तो दोनों ने स्कूल के लिए निकलने की तैयारी की। तभी शौर्य को याद आया कि वो पिछले 2 दिनों से कॉलेज नहीं गया तो उसने अपनी कार अद्विका को दी और खुद अपनी आध्यात्मिक पत्थरों पर चलने वाली बुलेट लेकर कॉलेज की ओर निकल गया। शौर्य को अब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सुधारना था, क्योंकि अब वो एक टीचर बन चुका था। उसे भी खुद पर बहुत ज्यादा नाज हो रहा था। आज जब वह कॉलेज फॉर्मल कपड़े पहनकर पहुंचा तो हर कोई उसे देखते रह गया। कॉलेज के सभी लोग अब शौर्य के साथ धीरे धीरे बात करने की कोशिश करने लगे थे, पर उनकी आंखों ने उसके लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। शौर्य अब कॉलेज की लड़कियों का आइडल बन चुका था। हर लड़की शौर्य को देख देख कर शर्माई जा रही थी, पर शौर्य ने उनकी ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। उसे अच्छे से पता था कि उसकी महामाया जो घर पर है, अगर उसे पता चल जाता है कि उसने किसी लड़की के साथ बात की है तो वो पागल हो जाएगी। शौर्य ने खुद को इन लड़कियों की नजरों से बचाया और जैसे तैसे अपने लेक्चर्स अटेंड करके स्कूल की तरफ निकल गया। उसकी बुलेट धड़धड़ाते हुए स्कूल के कैंपस में एंट्री करती है, जिससे वहां मौजूद हर कोई शौर्य की इस एंट्री से शॉक हो जाता है। तभी उसकी नजर ऋतुराज पर पड़ती है, जिसे इस वक्त उसके क्लास के बच्चों ने घेर रखा था। जब ऋतुराज की नजर शौर्य पर पड़ी तो वो दौड़कर शौर्य के पास आया और उसने शौर्य के पैर छुए। उसके ऐसा करते ही सभी स्टूडेंट्स जो जहां थे वहां से दौड़कर शौर्य के पास आए और उन्होंने एक एक करके उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शौर्य ने भी किसी को रोका नहीं और स्कूल के कैंपस में सभी बच्चों ने शौर्य को घेर लिया था। तभी एक 8वीं कक्षा का एक लड़का बोला, सर जी, आज आप हमारे क्लास पर आकर हमें भी आपकी कहानी सुनाए। हम भी आपसे कहानी सुनना पसंद करेंगे। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे उसकी क्लास पर आने का वादा कर दिया। फिर वो स्कूल के अंदर चला आया। अंदर आकर उसने सीधा पहले स्टाफ रूम के अंदर एंट्री मारी। उसने अंदर आते ही सभी लोगों को गुड आफ्टरनून विश किया और अपने लॉकर से अपना रजिस्टर निकालकर जाने लगा। तभी प्रिंसिपल मैडम एक लड़की के साथ स्टाफ रूम के अंदर एंट्री करती है और कहती है, गुड आफ्टरनून टीचर्स, आज एक और नया मेंबर हमारे साथ जुड़ा है। पिछले कई दिनों से किरण सर का कहना था कि उन्हें साइंस के टीम सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इसलिए मैंने एक नई साइंस टीचर को अपॉइंट किया है। इनसे मिलिए, ये है आलिया शेखावत, हमारे से स्कूल की नई बायोलॉजी टीचर। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर उठाया और उस नई टीचर को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ी थी एजेंट आलिया, वही एजेंट आलिया जिसका दिल शौर्य ने अद्विका से शादी करके तोड़ दिया था। आलिया को देखते ही शौर्य के हाथ का पकड़ा रजिस्टर छूट गया और नीचे गिर गया, जिस वजह से आलिया का ध्यान भी शौर्य के ऊपर चला गया। शौर्य को देखकर आलिया भी एक पल के लिए वहीं के वहीं जम गई। उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मसला और एक बार और उसने कंफर्म किया कि उसके सामने खड़ा टीचर कोई और नहीं शौर्य ही है। आलिया ने शौर्य से नजारे मिलते ही एक फीकी स्माइल दी, पर जब आलिया की नजर वहीं बैठी अद्विका पर पड़ी उसने अपनी नजरें चुरा ली और बाकी स्टाफ की ओर देखने लगी। तभी अद्विका ने हल्का सा खांसते हुए शौर्य को कोहनी से मारा, जिसे किसी ने नहीं देखा। शौर्य को जब दर्द का एहसास हुआ वो होश में वापस आ गया। उसने भी एक हल्की मुस्कान अद्विका को दी और बाकी टीचर्स की तरह चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने आलिया का परिचय सभी से करवाया और उसके बाद उन्होंने अय्यर सर को देखा और बोली, मिस्टर अय्यर, आपकी 10th की क्लास में हमारे यहाँ एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई हुई है जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से है।
आप उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाए और उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्लास से करवाए। ये सुनकर अय्यर ने हाँ में सिर हिलाया और स्टाफ रूम से बाहर निकल गए। इधर शौर्य और अद्विका अभी भी आलिया को ही देख रहे थे। आखिर में शौर्य से रहा नहीं गया और वह आलिया के पास जाने लगा, पर तभी पृथ्वी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उन दोनों के बीच आते हुए उसने आलिया का हाथ झट से पकड़ लिया और बोला, हेलो मिस आलिया, मेरा नाम पृथ्वी है और मैं इस स्कूल का फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। पर पृथ्वी की बात खत्म होने से पहले ही आलिया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर पृथ्वी को उसने सीधा नजरअंदाज किया और उसे बगल देकर पीछे खड़े शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। आलिया ने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य से हाथ मिलाया और बोली, मिस्टर शौर्य, व्हाट अ कोइंसिडेंट, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। शौर्य ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आपसे एक बार और मिलकर खुशी हुई। आपका इस स्कूल के अंदर स्वागत है। तभी पीछे से अद्विका आए और उसने भी आलिया से हाथ मिलाया, पर उसकी आंखें साफ साफ इशारा कर रही थी कि शौर्य सिर्फ मेरा है और उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। आलिया ने अद्विका के भाव समझ लिए और वह खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस अद्विका, आपसे इस तरह मुलाकात होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। पर मानना पड़ेगा, आप शौर्य को अपने पल्लू से बांध कर रखती है। आलिया की इस बात में अद्विका के लिए ताना था, जो अद्विका को स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। फिर भी अद्विका ने आलिया की बातों को निचरा लिया और बोली, वैसे आप यहाँ आए हैं तो अब हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। इतना कहकर अद्विका वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वही पृथ्वी, जिसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो दोनों खूबसूरत लड़कियां सिर्फ शौर्य के लिए ही लड़ रही हो। उसे इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ महसूस हुई, पर उसने अपने आप को रोक लिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वही कुछ देर बाद सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लास पर निकल गए। शौर्य भी अपनी क्लास की तरफ निकल गया तो आलिया भी उसके साथ चलते हुए बोली, शौर्य सर, आप मुझे भी मेरी क्लास दिखा दीजिए क्योंकि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। तभी पीछे से अद्विका बोली, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी स्कूल दिखा देती हूँ क्योंकि फिलहाल मैं फ्री ही हूँ क्योंकि मेरा काम लंच ब्रेक के बाद ही शुरू होता है। इतना कहकर उसने आलिया के हाथों में हाथ डाला और उसे अपने साथ लेकर स्कूल दिखाने ले गई। शौर्य ने ये सब होते हुए देखा तो सिर्फ मुस्कुराते रह गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अद्विका आलिया को देखते ही थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। शौर्य अपनी क्लास में पहुंचा तो आज 30 के 30 बच्चे प्रेजेंट थे और सबके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने सभी की अटेंडेंस ली और उसके बाद उसने सभी को कुछ असाइनमेंट्स दे दी और उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा। वही शौर्य ने ऋतुराज को अपने पास बुलाया और उसे अभी तक कवर किए हुए हिस्ट्री के स्लिप को बिठाकर अच्छे समझाया। ऋतुराज भी पूरे लगन के साथ शौर्य की बातों को समझ रहा था। भला वो ऐसा करता क्यों नहीं, क्योंकि उसके जादूगर टीचर ही उसे ये सारी चीजें सिखा रहे थे। तभी अचानक ऋतुराज बोला, सर क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक नजर में किताब को पढ़ सके? इस सवाल पर शौर्य हंसते हुए बोला, भाई ऐसा हुआ होता तो मैं तुम्हारा टीचर नहीं बल्कि साइंटिस्ट बन जाता। इस पर ऋतुराज मन ही मन बोला, आप साइंटिस्ट नहीं जादूगर हो। जादूगर साइंटिस्ट से भी ज्यादा बड़े होते हैं। फिर उसके बाद शौर्य ने सभी बाकी बच्चों के असाइनमेंट्स कलेक्ट किए और उन सभी को बाकी काम देकर वहां से निकल गया। जब इस बार बीमवाह बाहर आया तो आलिया उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे। शौर्य ने तुरंत उसे एक बगल में लाया और पूछा, क्या चल रहा है आलिया? ये सुनकर आलिया ने एकदम सीरियस होकर कहा, कैलाश सर को जब मैंने बताया कि आप इसी स्कूल में पहले ही मौजूद हो तो उन्होंने मुझे मिशन की जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए कहा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, साला, इतने लोगों को सबक सिखाने के बाद भी अभी भी कुछ लोग हैं जो उंगली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर आलिया हंसते हुए बोली, साहब जी, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। यहाँ जितना देश आगे बढ़ेगा उतने ही ज्यादा बाकी देश आपकी टांग खींचने के लिए आ जाएंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री साहब के लीडरशिप में हमने एक सैटेलाइट वेपन तैयार करने का प्लान किया था, पर उसकी इंटेल लीक हो गई, जिस वजह से दुनिया की सारी ताकतवर एजेंसीज अब इस प्रोग्राम को होने से रोकने के लिए कमर कसकर हमारे पीछे पड़े हैं। और इस प्रोग्राम के मैन साइंटिस्ट मुकुंद राजन की जान को खतरा बना हुआ है। उन्हें इस वक्त सरकार ने भरी सुरक्षा प्रदान की है, पर इन एजेंसीज ने अब उनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तभी शौर्य बोला, तो इसका आपके स्कूल में आने से क्या संबंध है? इस पर आलिया ने एक बार आसपास देख और बोली, मुकुंद राजन की बेटी पल्लवी राजन को मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ।
इसीलिए उसे मैं उसके साथ यहाँ आए हूँ। और मेरे साथ एनआईए के कुछ लोग कल से ज्वाइन हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य का दिमाग घूम गया और बोला, तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अगर किसी को पता चला कि वो बच्ची यहाँ इस स्कूल में है तो उसके पीछे पड़े लोगों की वजह तुम बाकी हजारों बच्चों की जान खतरे में डाल रही हो। आज के आज तुम उस बच्ची को लेकर कहीं सेफ जगह पर चली जाओ। शौर्य को गुस्सा होते देख आलिया ने विनती करते हुए कहा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वैसे भी ये स्कूल एकदम आउटस्कर्ट पर है तो उन्हें यहाँ पल्लवी के होने पर यकीन नहीं होगा। इसीलिए हमने उसे यहाँ लाया है और अब जब तुम यहाँ हो तो फिर किस बात की चिंता? आलिया का ऐसा लॉजिक सुनकर शौर्य के माथे की नसें उभर आई और वह दांत पीसते हुए बोला, आलिया तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर वो लोग उस प्रोजेक्ट की इंटेल लीक करवा सकते हैं तो उनके लिए ये पता करवाना कि मुकुंद की फैमिली कहाँ है ये कौन सी मुश्किल बात है? शौर्य की बात सुनकर अचानक आलिया का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि अभी तक उसने जो प्लान किया था उसे वह एकदम फूल प्रूफ प्लान समझ रही थी, पर अब उसे उसके ही प्लान पर शक होने लगा था। तभी शौर्य ने शांति से कहा, एक काम करो विराज और ऋषिका को इस मिशन में शामिल करवा लो क्योंकि वो दोनों इस वक्त शहर में ही है। उनके इन्वॉल्व होते ही इस मिशन के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हमें लोकल पुलिस से थोड़ी मदद भी हो जाएगी। आलिया ने शौर्य की एडवाइस मान ली और तुरंत कैलाश से कांटेक्ट करने के लिए निकल गई। इधर बात शहर में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, जनाब हमने उस साइंटिस्ट की फैमिली के एक सदस्य को ढूंढ लिया है और बाकी फैमिली मेंबर्स भी हमारे रडार पर हैं। कल हम और बाकी एजेंट्स उस लड़की को उठाने जा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है? जल्द से जल्द उस लड़की को उठाओ और भारत सरकार पर दबाव बनाओ कि वो इस प्रोजेक्ट को अभी के अभी रोक दे। अगर सरकार इस बात को मानने से इनकार करती है तो मुकुंद के परिवार के एक एक सदस्य को मारना शुरू कर दो। जरा मैं भी देखूं कि ये राजन परिवार के आगे देश को कैसे चुनता है। अब क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य इस झमेले से खुद को दूर रख पाएगा? क्या होगा अगर कुछ लोगों ने स्कूल पर ही सीधा हमला बोल दिया? कैसे बचाएगा शौर्य अपने स्टूडेंट्स और स्कूल को? CH 277 पृथ्वी का चैलेंज। एजेंट आलिया शौर्य के स्कूल में अंडरकवर होकर पहुंच चुकी थी और इस बार उसकी ड्यूटी मुकुंद राजन की बेटी पल्लवी राजन को प्रोटेक्ट करना था। जब शौर्य 10वीं कक्षा में चला गया तो उसने पल्लवी को नोटिस किया। पल्लवी सच में किसी पल्लवी की तरह थी, अभी कौमार्य की दहलीज पर खड़ी एक मासूम लड़की, जिसकी आंखों पर लगे मोटे चश्मे साफ बता रहे थे कि वो एक पढ़ाकू लड़की है। शौर्य ने उसके बाद अपने अलग अंदाज में पूरी क्लास को एंटरटेन किया। उसके बाद उसने उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से टिप्स दे दिए और वहां से बाहर निकल गया। इधर पल्लवी, जिसने अभी अभी शौर्य की क्लास अटेंड की थी, वो तो शौर्य की जबरा फैन बन गई थी। स्कूल की सारी लड़कियां शौर्य को अपना प्रिंस चार्मिंग मानने लगी थी, पर शौर्य के लिए वो सभी लड़कियां उसके बेटी की तरह थी। हर दिन की तरह आज पृथ्वी फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रहा था और शौर्य उसे देखते हुए कॉरिडोर से दूसरी तरफ जा रहा था। तभी पृथ्वी को ना जाने क्या शरारत सूझी कि उसने जोर जोर से बच्चों को देखकर कहना शुरू किया, बच्चों मुझे कराटे में 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट मिला है, तो आज मैं आप सभी को सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाऊंगा। इतना कहकर उसने कुछ वॉलेंटियर लड़कों को स्टेज पर बुलाया और उन पर कराटे के अलग अलग दांव करके दिखाने लगा। तभी शौर्य, जो उसे देखते हुए जा रहा था, उसे अपने फोन पर कॉल आया। शौर्य ने कॉल को बिना देखे ही उठा लिया तो दूसरी तरफ से विराज उसे शहर में आए हुए एजेंट्स की जानकारी देने लगा, जिस वजह से शौर्य फोन पर बात करते हुए वहीं रुक गया और विराज की बातों को ध्यान से सुनने लगा। इधर जब पृथ्वी ने शौर्य को वहां खड़ा देखा तो उसने शौर्य को देखकर जानबूझकर तंज मारा, तुम्हारे शौर्य सर को देखो, उनकी बॉडी कितनी फिट दिखती है, पर वो सिर्फ एक पाउडर बॉडी है। वो सिर्फ तुम लोगों को कहानियां सुनाकर सिर्फ एंटरटेन कर सकते हैं, पर वो तुम्हें कभी खुद को बचाने के लिए जरूरी ज्ञान कभी नहीं दे सकते। पृथ्वी की बात शौर्य के कानों पर पड़ी, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। पर तभी अद्विका भी अपने नर्सिंग केबिन से बाहर निकल आए और जब उसने शौर्य को वहां खड़े रहकर फोन पर बात करते हुए देखा तो वो भी उसके पास जाने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि शौर्य कभी भी इतनी देर तक किसी से बात नहीं करता। जब अद्विका उसके सामने आए तो उसने अद्विका को फोन का डिस्प्ले दिखाया और बोला, भाई का फोन है, किसी लड़की का नहीं। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य के कंधे पर घुसा मारा, जिस वजह से शौर्य अपने हाथ को सहलाने लगा।
शौर्य ने फिर हंसते हुए फोन पर विराज से कहा, भाई तू एक काम कर, वो लिस्ट मुझे सीधा फोन पर भेज दे वरना तेरी भाभी मेरी हालत खराब कर देगी। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। पर इधर ग्राउंड पर खड़े पृथ्वी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किस तरह अद्विका शौर्य के पास जाकर उसके साथ ऐसे मस्ती कर रही है। उसने खड़े खड़े ही आवाज देकर शौर्य से कहा, शौर्य सर, आज बच्चे देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्टील बॉडी है या पाउडर बॉडी। क्या आप एक कराटे का बाउट मेरे साथ करना चाहेंगे? पृथ्वी को ऐसे शौर्य को चुनौती देता देखकर अद्विका चुप नहीं रह सकी और बोली, पृथ्वी सर, आपको पता होना चाहिए कि आप में और शौर्य में बहुत ज्यादा अंतर है। ये सुनकर पृथ्वी को लगा कि वो शौर्य को कराटे ना आने की बात कह रही है। तो उसने इतराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन पर ज्यादा मुश्किल दांव नहीं चलूंगा। ये सुनकर अद्विका और शौर्य के चेहरे पर टॉर्च मुस्कान आ गई। वैसे भी अगले आधे घंटे तक शौर्य के पास कोई काम नहीं था तो वो नीचे ग्राउंड पर चला आया। शौर्य ने आते ही अपने हाथ की घड़ी अद्विका के हाथ में दे दी और फिर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की तरह स्टेन्स लेकर पृथ्वी के सामने खड़ा हो गया। पृथ्वी ने जैसे ही शौर्य का स्टेन्स देखा उसे थोड़ा शक होने लगा, पर उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे अभी भी खुद पर इतना भरोसा था कि वो आसानी से मसल सकता था। पृथ्वी ने पहले शौर्य की स्किल चेक करने के लिए जानबूझकर 2 बार नकली पंच मारने की एक्टिंग की, मगर शौर्य जिस जगह था वहीं रुक गया और हिला भी नहीं। पृथ्वी को लगा कि शौर्य उसके पंच की रफ्तार को देख ही नहीं पाया और उसने खुश होकर तेजी से अगला पंच शौर्य के चेहरे की तरफ दे मारा। पर उसका पंच शौर्य के चेहरे पर टच हो पता उससे पहले ही शौर्य ने अपना पैर आगे करके पृथ्वी को आगे बढ़ने से रोक दिया। पृथ्वी का वो पंच शौर्य को छू भी नहीं पाया। पृथ्वी तुरंत उछलकर पीछे गया और अपने पैरों पर खड़े होकर रिदमिक स्टेप्स लेने लगा। और अचानक उसने अपनी फ्रंट किक को शौर्य के चेहरे पर दे मारा। पर शौर्य तभी अचानक हट गया और उसकी किक खाली गई। फिर एक बार पृथ्वी ने उछलकर शौर्य को एक राउंड हाउस किक मारने की कोशिश की, पर उससे भी शौर्य बच गया। अब पृथ्वी को शक होने लगा कि क्या उसकी मार्शल आर्ट स्किल इतनी कमजोर थी कि शौर्य ने उसे इतने आराम से निरस्त कर दिया। तभी शौर्य बोला, पृथ्वी सर, आपकी मार्शल आर्ट स्किल तो सच में काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा। अब मैं भी अटैक करूंगा, उसे रोक कर दिखाए। इतना कहकर शौर्य ने अचानक आगे बढ़ते हुए 2 पंच और एक किक पृथ्वी पर मार दी। अगले ही पल पृथ्वी पंच पड़ते ही उड़कर नीचे गिर गया। शौर्य के तीनों वार पृथ्वी को सही जगह और सही तरीके से लगे थे। पृथ्वी को एक भी अटैक दिखाई भी नहीं दिया और वो सिर्फ 3 पंच में जमीन पर गिर गया। इस बार शौर्य सिर्फ एक आम इंसान की ताकत को ही इस्तेमाल किया था और पृथ्वी का ये हाल हो चुका था। शौर्य ने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ा और झुककर प्रणाम करते हुए बोला, मैं प्राचीन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाला योद्धा हूँ, इसीलिए आप बुरा मत मानना, आप मेरे खिलाफ कभी जीत नहीं सकते थे। शौर्य की इस बात में पृथ्वी के लिए एक तंज था। पृथ्वी अपने कपड़े झटकते हुए खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले उसने अपने सिटी बजाए और लॉकर रूम की तरफ चला गया। शौर्य ने फिर बच्चों को देखा और बोला, अब आपने देखा ही होगा कि मेरे पास कोई पाउडर बॉडी नहीं है, तो आप लोग अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं। शौर्य ने ग्राउंड पर प्रेजेंट सभी बच्चों को क्लास में वापस भेज दिया। इधर पृथ्वी गुस्से में अपने सामने लटक रही पंचिंग बैग पर एक जबरदस्त घुसा मारता है और दांत पीसते हुए कहता है, शौर्य, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने उन टीचर्स को अपने जाल में फंसा लिया जिन पर मेरी नजर थी, और आज तुमने मुझ पर ऐसे धोखे से वार किया, ये सही बात नहीं। आज इसका हिसाब होकर रहेगा। इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, मास्टर, आज मुझे एक लड़के ने हराया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। इस बात पर दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे तू क्या बोल रहा से? तन्ने किसी ने हरा दिया। अरे तू फिक्र ना कर, हमारे सारे लड़कों को थारे पास भेज रिया हूँ, उस लड़के को अच्छे से सबक सिखा देना। तभी पृथ्वी बोला, मास्टर, उसकी मार्शल आर्ट मुझसे ज्यादा बेहतर है, उसने मुझे एक ही झटके में 3 वार करके हरा दिया। अगर हो सके तो वीर जी को भेज देना। क्या है कि एक वो ही है जो इस लेवल के फाइटर को हरा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मास्टर ने हाँ ठीक है कह के फोन काट दिया। फोन बंद होते ही पृथ्वी की आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई देने लगी। शौर्य के बच्चे, अब तू बस शाम होने का इंतजार कर, आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू जिंदा भर इस पृथ्वी को याद रखेगा। ऐसा कहते हुए पृथ्वी खुद से ही हंसने लगा। तभी लॉकर रूम के पास से गुजर रही एक फीमेल टीचर ने पृथ्वी की ये हंसी सुनी और वो किसी डरे हुए बिल्ली की तरह चीखते हुए वहां से भाग गई।
इधर बड़ी क्लास के कुछ बच्चों ने अपने खिड़की से शौर्य और पृथ्वी की मैच देखी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसे इतनी आसानी से पीट दिया, क्योंकि आज तक स्कूल के अंदर पृथ्वी के मार्शल आर्ट स्किल्स की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। हर साल पृथ्वी स्कूल को नेशनल लेवल तक लेकर जाता था, और आज उसी पृथ्वी सर को शौर्य सर ने हरा दिया था। धीरे धीरे स्कूल छूटने के समय तक ये बात पूरे स्कूल के अंदर फैल गई। इन मासूम बच्चों के लिए हमेशा जीतने वाला ही हीरो होता है। ऊपर से शौर्य सिर पहले ही सभी के फेवरेट टीचर बन चुके थे और आज उन्होंने स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर का गर्दा उड़ा दिया था। अब फैन फॉलोइंग तो बढ़नी ही थी। उसी शाम स्कूल के सोशल मीडिया पेज पर कुछ स्टूडेंट्स ने पृथ्वी के नाम के मीम बनाकर डाल दिए थे। शाम को जब पृथ्वी ने अपने मीम को देखा तो उसका खून खौल उठा और शौर्य को पीटने का उसका इरादा और भी अधिक पक्का हो गया। इधर शौर्य ने अद्विका को घर की तरफ जाते हुए मिशन और उससे रिलेटेड बातें साफ साफ बता दी थी, जिस वजह से अद्विका, जो अब तक ये समझ रही थी कि आलिया शौर्य के पीछे स्कूल में आए हैं, अब नॉर्मल हो गई। फिर उसने शौर्य को देखकर सीरियस होकर कहा, क्या मैं भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकती हूँ? इस बात पर शौर्य ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम ज्वाइन हो जाती हो तो पल्लवी की सेफ्टी 100% श्योर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम भी आलिया और पल्लवी के साथ रहने चली जाओ, और मैं आज रात भर इस पल्लवी के पीछे पड़े लोगों को निपटा देता हूँ। इस बात पर आलिया ने बाकी पत्नियों की तार नहीं कहा कि अपना ख्याल रखना, उसने उल्टा कहा, उन पर थोड़ी दया दिखा देना। शौर्य को उसे ऐसी पत्नी मिली थी, इस पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अद्विका को अपने करीब खींचा और उसके ओंठों पर एक किस करके उसने गाड़ी बगल में रोक दी और अद्विका को अपनी गाड़ी लेकर आलिया के पास जाने के लिए कह दिया। उसके बाद वह खुद अपनी बुलेट लेकर आराम से विराज के ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब शौर्य ने शहर का बत्ती नाका क्रॉस किया तो तभी वहां खड़े आदमी ने तुरंत फोन पर किसी से कहा, वो अभी अभी बत्ती नाका क्रॉस करके निकल गया है, रेडी रहना। इधर शौर्य जब सुनसान सड़क पर पहुंचा तो अचानक एक डंडा आया और उसकी बुलेट के व्हील्स में फंस गया। पर शौर्य की बुलेट बिल्कुल भी नहीं हिली और वहीं रुक गई। आम केसेस में ऐसा होने पर गाड़ी को उलट जाना चाहिए था, पर शौर्य की गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसकी गाड़ी रुकते ही तेजी से कुछ गुंडे दौड़कर शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। सभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सभी लोग किसी अखाड़े के पहलवान होंगे, क्योंकि उन सभी के कान फूटे हुए थे। शौर्य ने उन्हें देखकर एक मुस्कान बिखेरी। शौर्य को अच्छे से मालूम चल गया था कि ये सभी लोग कौन थे, क्योंकि उसने दूर से ही वहां खड़ी एक गाड़ी में पृथ्वी को देख लिया था। शौर्य तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और आराम से बोला, देखो भाइयों, तुम सब लोग मेरे लीग से अभी बहुत दूर हो, क्योंकि मैं ऐसे छोटी मोटी फाइट्स नहीं करता। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो गया तो तुम्हारी सारी पहलवानी निकाल कर रख दूंगा। शौर्य की बात सुनकर सभी लड़के उस पर हंसने लगे थे, तो शौर्य को भी अब थोड़ी चिढ़ हुई और उसने आगे बढ़कर पास के ही पहलवान के कान के नीचे चमत्कार कर दिया और वो पहलवान वहीं गिर गया और उसके बाद उठा नहीं। यार देखा तुमने, मेरे एक ही हाथ में तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हो गई। तो भगवान के लिए तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मेरा रास्ता मत रोको, शौर्य ने विनती करते हुए कहा था। पर इन पहलवानों ने अब पीछे हटने की बजाय अपने हाथ ऊपर सरका लिए और एक साथ शौर्य पर झपट पड़े। पर शौर्य जानता था कि ये सभी लड़के किसी अखाड़े से आते हैं और इनमें से एक भी बुरा नहीं है और एक ने भी कोई पाप नहीं किए हैं। इस वजह से शौर्य ने उनमें से किसी को भी ज्यादा गहरी चोट ना लगे इसका ध्यान रखते हुए खुद को किसी ग्राप्लर की तरह खड़ा किया और एक एक को उसने उठाकर दूर फेंक दिया, पर उसके फेंकने का तरीका बिल्कुल जुजुत्सु की तरह था, जिस वजह से उन पहलवानों को ज्यादा चोट नहीं लगी, पर वो लोग बेहोश हो गए। शौर्य ने अकेले उन सभी को कुछ ही सेकंड्स में निपटा दिया। शौर्य को इस तरह लड़ता देख पृथ्वी बोला, ओ तेरी, ये तो जुजुत्सु इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने पृथ्वी के सिर पर एक जोरदार लाफा मारा और बोला, बेवकूफों, कोई जापानी दांव ना होवे, यो तो कुश्ती के पुराने दांव है जो राजा महाराजाओं के समय में खेले जाते थे। और उस छोरे ने हमारे एक भी पहलवान को चोट नहीं लगने दी और एकदम सफाई से उनके मर्म बिंदुओं को दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया है। लगता है पृथ्वी, तूने हमसे कुछ छुपाया है। उस आदमी की बात सुनकर पृथ्वी के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी और बोला, वीर जी, वो लड़का मेरे ही स्कूल में एक टीचर है और मैंने उसे आज ऐसे ही चैलेंज कर दिया और उसने मुझे हरा दिया था। ये सुनकर वीर जी ने एक थप्पड़ पृथ्वी को जड़ दिया और बोला,
तो इसी वजह से उस्ताद ने मुझे इसे मारने भेजा था। अब तू तो यो जानता है कि उस्ताद कितने गर्म दिमाग के हैं, तो थारे को के जरूरत थी उन्हें ये बताने की। वो तो हर बात पर बिना जाने लड़कों को लड़ने भेज देवे है, पर तुझे समझना चाहिए कि हमारा अखाड़ा खिलाड़ी तैयार करता है, कोई गुंडे नहीं। ये तेरा मार्शल आर्ट क्लब नहीं है जहां तू उस्ताद से कहकर लड़के बुलवा लेगा। वीर जी की बात सुनकर पृथ्वी आगे कुछ कहने वाला था, तभी शीशे के ऊपर एक हल्की दस्तक हुई। पृथ्वी ने जब उस पार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां शौर्य मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देख और बोला, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, तुम अपनी ये बच्चों जैसी हरकतें कब बंद करोगे? और मेरे साथ लड़ने के लिए इन कॉलेज स्टूडेंट्स को तो लेकर आ गया। यार तू मेरे स्टैंडर्ड को इतना कैसे हल्के में ले सकता है? तू अपनी कला का उपयोग सिर्फ कंपटीशन में मेडल लेने के लिए करता है, पर मैं उससे लोगों की जान लेता हूँ। आज तुझे पता है मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया था। अगर मेरा मूड खराब होता तो ये बच्चे बेमौत मरे जाते। अब इन बच्चों को यहाँ से लेकर जा और आगे से ऐसी हरकत मत करना, वरना इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि तू उसे झेल नहीं पाएगा। जब शौर्य ये कह रहा था उस वक्त उसका किलिंग इंटेंट उसकी आभा से लीक हो रहा था, जिसे महसूस करते ही वीरजी और पृथ्वी पसीने से लथपथ हो गए। अपनी बात कहने के बाद शौर्य वहां से चला गया था, पर पृथ्वी और वीरजी अभी भी ट्रांस में वहीं बैठे रहे। जब उन्हें होश आया तो दोनों हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरे और अपने पहलवानों को वहां से लेकर निकल गए। क्या शौर्य और अद्विका पल्लवी को सही सलामत रख पाएंगे? क्या आज रात इन एजेंट्स को करना पड़ेगा शौर्य से सामना? क्या विराज और इशिका के आने से एजेंट्स पीछे हट जाएंगे? CH 278 ब्रह्मास्त्र ऑन दी मूव। आज शौर्य को पृथ्वी ने स्कूल में फाइट के लिए चैलेंज किया और उसके हाथों पीट गया, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने अखाड़े के लड़कों को शौर्य को मारने के लिए बुलाया था, मगर वो सभी लड़के अखाड़े के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने सिर्फ शौर्य को सिर्फ पीटने के इरादे से ये किया था, जिस वजह से शौर्य ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और विराज से मिलने के लिए निकल गया। इधर पूरा शहर हाई अलर्ट पर था, क्योंकि विराज को आलिया ने पहले ही कांटेक्ट करके सब कुछ समझा दिया था। दूसरे देशों के लिए काम करने वाले एजेंट्स आज शहर में आ चुके थे, पर वो सब भारतीय लोगों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे, क्योंकि ज्यादातर देशों को पता चल चुका था कि ये भारतीय लोग उनके गोरे और काले एजेंट्स को देखते ही पहचान जाएंगे, तो उन्होंने अपने भारतीय मूल के या उनकी तरह दिखने वाले एजेंट्स को ही उन्होंने इस मिशन पर भेजा था। इस वजह से आज विराज परेशान हो चुका था। इधर अद्विका स्कूल के हॉस्टल पर आलिया के पास पहुंच चुकी थी। इस कमरे में आलिया और पल्लव एक साथ रुकी थी। अद्विका को अपने सामने इस वक्त देखकर आलिया थोड़ा हैरान हुई, पर तभी आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ शौर्य ने तुम लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा है और मैं आज से यही रुकने के लिए आई हूँ। जब आलिया ने ये सुना तो वो तपाक से बोली, शौर्य ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुम्हें ये सीक्रेट इंटेल्स कैसे बता दी? इस वजह से हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज सकता है। आलिया की बात सुनकर अद्विका ने धीरे से उसे बगल में किया और अंदर आते हुए बोली, लगता है आप मेरी पुरानी पहचान भूल गई हो आलिया। आलिया को तब जाकर याद आया कि अद्विका भी एक आर्मी मेडिकल डॉक्टर रह चुकी है, पर साथ ही उसने कई टेररिस्ट को भी एनकाउंटर में मार दिया है। आलिया ने फिर भी कहा, मैं जानती हूँ कि आप एक ट्रेंड आर्मी ऑफिशियल थी, पर इस बार हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बेस्ट में भी बेस्ट होते हैं। ये सुनकर अद्विका मुस्कुराई और बोली, वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगी या नहीं, फिलहाल चलो खाना बनाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर अद्विका ने एक शरारती मुस्कान पल्लवी को दी और किचन की तरफ चली गई। आलिया को दिया हुआ कमरा एक स्टाफ क्वार्टर थी, तो इसके अंदर सारी सुविधाएं होना आम बात थी। पर तभी आलिया अद्विका के पीछे आते हुए बोली, पर अद्विका हमने अभी तक सब्जियां नहीं लाई है, तो हम दोनों आज सिर्फ मैगी से काम चलाने वाले थे। ये सुनकर अद्विका ने एक बार पलट कर आलिया को देखा और बोली, क्या तुम मैगी खाकर एजेंट्स का सामना करने का सोच रही हो? अगली लड़ाई लड़ने के लिए पेट में उचित मात्रा में और सही खाना होना जरूरी होता है। तुम सब्जियों की चिंता मत करो। इतना कहते ही अद्विका ने अपनी रिंग से ढेर सारी शौर्य ने लाई हुई डायमेंशन की सब्जियां निकालकर सामने किचन टेबल पर सजा दी। उसके बाद उसने किसी मशीन की तरह सब्जी को साफ किया और उसे गैस पर पकाने के लिए चढ़ा दिया। आलिया जो अद्विका को काम करते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आलिया ने ऐसा जादू सिर्फ शौर्य को ही करते हुए देखा था। तभी अद्विका शरारती मुस्कान के साथ आलिया को देखते हुए बोली, शौर्य की बीवी होने का यही फायदे है।
आलिया को अद्विका की बातों में उसके प्रति तंज भी समझ आ रहा था। फिर भी आलिया ने इस बात पर अद्विका से कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। इधर खाना भी अच्छे से पक चुका था। अद्विका ने उसे चूल्हे से नीचे उतारा और बाहर हॉल में लेकर आ गई। वहीं आलिया भी पीछे से थालियां और प्लेट्स लेकर बाहर के कमरे में आ गई। तीनों लड़कियों ने उसके बाद बैठकर अपने अपने लिए खाना ले लिया और उसे स्वाद से खाने लगी। वहीं उस हॉस्टल बिल्डिंग से दूर एक स्नाइपर आलिया के ऊपर अपना निशाना साधे हुए था। तो स्नाइपर ने अपनी बंदूक के अंदर गोली डाली और हवा का रुख देखकर थोड़ा एडजस्ट किया और फिर अपनी हॉट बिट को स्टेबल करते हुए उस आदमी ने अपनी स्मार्ट वॉच को देखा। फिर उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और एक बैंग आवाज के साथ गोली उसके बंदूक से निकल गई। इस वक्त कमरे के अंदर लाइट्स चालू थी और खिड़की का पर्दा थोड़ा एक बगल में हटा हुआ था, पर खिड़की की कांच बंद थी। पर टू वे कांच होने की वजह से गोली सीधा कांच में छेद करते हुए आलिया की तरफ आ गई। जैसे ही गोली आलिया के सिर को भेदने वाली थी तभी अच्छा एक हाथ बीच में आ गया और उसने गोली पकड़ ली। स्नाइपर अपने स्कोप से ये सब देख ही रहा था और ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि उसे सिर्फ एक साया गोली के रास्ते में आते हुए दिखा और गोली को लेकर गायब हो गया। तभी स्नाइपर को अपने ऊपर किसी की नजरों एहसास हुआ और जब स्कोप से उसने देखा तो पाया कि अद्विका की आंखें उसके ऊपर ही थी। स्नाइपर की आंखें अद्विका से मिली तो उसने अद्विका के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जो बेहद डरावनी लग रही थी। इधर आलिया और पल्लविया जो कुछ भी हुआ उस बात से बिल्कुल अनजान थे। अद्विका ने अपने हाथ की गोली को अपनी 2 उंगलियों में इस तरह पकड़ा मानो उसने उसे किसी टॉस की तरह पकड़ा हो। अगले ही पल अद्विका ने बाकी किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही गोली को वापस उस दिशा की ओर टॉस कर दिया। गोली खिड़की के कांच के उसी होल से बाहर निकल गई और सीधा उस स्नाइपर के सिर में घुस गई। स्नाइपर को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसके बाद अद्विका ने अपना ध्यान खाना खाने पर लगा दिया और दोनों लड़कियों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। इधर कुछ समय बाद उस स्नाइपर के मोबाइल पर फोन आया पर उसे उठाने के लिए वह स्नाइपर जीवित नहीं था। कुछ कॉल जाने के बाद दूसरी तरफ के लोग समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने तुरंत अपना कनेक्शन कट कर दिया। इधर शौर्य भी विराज के पास पहुंच गया था। विराज बहुत ज्यादा ट्रेंडी में था क्योंकि विराज के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि शहर में दुनिया के सारे यूरोपियन, अमेरिकन और चाइनीज एजेंट्स पहुंच चुके थे और विराज उन्हें अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जब विराज ने शौर्य को अपने सामने देखा तो उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। विराज ने शौर्य का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोला, ओ प्रभु, मेरे भाई, मेरे तारनहार, आज मुझे इस संकट की घड़ी में मदद कर दो और इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाओ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तथास्तु वत्स, अब मैं आ गया हूं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी हर वो संभव मदद करूंगा। शौर्य की बात सुनकर विराज अपना टेंशन भूल गया और दोनों उसके बाद ठहाका मारकर हंसने लगे। इस वक्त पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टेंशन में बैठा था पर विराज और शौर्य इस तरह से हंसे जा रहे थे ये बात वहां मौजूद किसी को भी पसंद नहीं आई। तभी इशिका भी वहां आ गई तो शौर्य ने झुककर उसका आशीर्वाद लिया और बोला, और भाभी जी, क्या खबर है आपके पास? इशिका के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी पर शौर्य को अपने सामने देखकर उसने भी मजाकिया अंदाज में कहा, इस शहर में अब इतने सारे बाराती आए हैं कि उनका नियोजन करना भी मुश्किल हो रहा है। तभी शौर्य बोला, तो फिर उन सभी बारातियों को एक ही मंडप का एड्रेस दे दो और शादी के लिए वहीं आने के लिए कह दो, ताकि मेहमान नवाजी हम उनकी अच्छे से और तबीयत से कर पाएंगे। ये सुनकर विराज और इशिका के भाव सख्त हो गए। शौर्य, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा करेंगे तो? तभी शौर्य बोला, बस ऐसा ही करो और बाकी का काम मुझ पर और अद्विका पर छोड़ दो। शौर्य की बात सुनकर विराज ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को मैसेज भेज दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से विराज के मैसेज पर थम्स अप का इमोजी मिला। विराज ने मैसेज दिखाते हुए कहा, काम हो चुका है, बस कल ये सारे बाराती दिए हुए पाते पर एक साथ पहुंच जाए। इधर बाहरी देशों के एजेंट्स ने अपने बीच एक गठबंधन बना लिया था। उन्हें किसी भी हाल में भारत के इस खतरनाक स्पेस प्रोग्राम को बंद करना ही था, वरना भारत इस दुनिया का ऐसा देश बन जाएगा जो बिना अपनी सेना को सीधे उस देश में भेजे ही दुनिया के किसी भी देश को रातों रात तबाह कर सकता था। ऊपर से भारतीय साइंटिस्ट्स का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जिस वजह से पूरी दुनिया सकते में थी। वही देश के प्रधानमंत्री पर भी बाहर से आर्थिक सेक्शंस लगाने की धमकियां आ रही थी और उन पर तरह तरह के दबाव तंत्र का उपयोग करके प्रेशर बनाया जा रहा था।
देश की जनता को इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, पर इसी देश का खाकर दूसरे देश का गंगा गाने वाली कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने जानबूझकर इस बात को सोशल मीडिया में फैलाना चालू किया और नए नए हैशटैग चलाकर सरकार को पूरी दुनिया के सामने घसीटने की कोशिश की। देर रात को अचानक सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के गठबंधन में हलचल मच गई थी। इसका कारण भी ऐसी खबर थी जिसे सुनकर सभी लोगों के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। इधर कुछ लोग बेंगलुरु में मुकुंद राजन के परिवार को पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। पर उन्हें भी वही खबर अपने एजेंसीज द्वारा मिली और वो लोग तुरंत सीधा उस जगह की ओर निकले जिसका जिक्र उस खबर में था। दूसरे दिन सुबह शौर्य पुलिस स्टेशन में ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विराज और उसके सारे टीम मेंबर्स अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। शौर्य को जागते हुए देखकर इशिका ने उसके सामने कॉफी का मग रखा और बोली, देवर जी आज आपको बहुत सारा काम करना है, तो फ्रेश हो जाओ और ये 2 घूंट कॉफी के पी लो। इशिका की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया। फिर उसने फ्रेश होकर वापस आकर कॉफी का मग लिया और उसे पीते हुए विराज से बोला, विराज आज तुम्हारा डिपार्टमेंट पूरी तरह ऑफलाइन होगा, तुम लोग आज अपने ऑफिस में बैठकर आराम करना। इतना कहकर शौर्य मन में कुछ सोचते हुए बाहर निकल आया। ऑफिस बाहर आते हुए ही उसने पहने कपड़े अपने आप बदल गए और वह एक फॉर्मल ड्रेस में स्कूल की तरफ अपनी बुलेट पर बैठकर निकल गया। जब शौर्य स्कूल पर पहुंचा तो उसने अद्विका और आलिया को ऐसा कुछ बताया जिससे दोनों के भाव सख्त हो गए और अद्विका ने तुरंत कहा, मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से ये बात शेयर करती हूँ ताकि वो भी निश्चिंत होकर हमारा साथ दे सके। शौर्य ने उसके बाद स्टाफ रूम में जाकर अपना समय वही किताबें पढ़ने में बिता दिया। वहीं स्कूल से कुछ दूरी पर कई सारे एजेंट्स एकत्रित हुए थे और वो सभी लोग एक नक्शे को अपने सामने रखकर अपनी प्लानिंग बना रहे थे। उनके सामने नक्शे को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा था और एजेंट्स को भी उन्होंने 4 ग्रुप में बांट दिया था। हर एक ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ फ्रंटलाइन, कवर, एग्जीक्यूशनर और टेक सपोर्ट टीम बन चुकी थी। इन सभी ने अपने काम को इस तरह से प्लान किया था कि इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इधर रॉ और एनआईए के लोग एक साथ शहर के एक खुफिया जगह पर एकत्रित आकर किसी चीज पर बहस कर रहे थे। एक एजेंट गुस्से से बोला, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि इस वक्त उन एजेंट्स ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, वो किसी भी समय अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। तभी और एजेंट ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ इन्होंने सही कहा, अगर हमने इस काम में और देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में क्या हुआ था, हम वो वाकया भारत में कभी नहीं होने दे सकते। तभी एक बूढ़ा आदमी जो एनआईए का डेप्यूटी चीफ था थोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये कैसा एजेंट है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले लेने की बात कर रहा है। वो कोई भगवान नहीं है और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर्स है जो वो अकेले इतने सारे हाईली ट्रेन्ड लोगों को अकेले संभाल पाए। तभी एक महिला अधिकारी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, आखिर है कौन वो खुद को क्या समझता है, क्या उसे पता नहीं कि ये कितना सीरियस मामला है। उसी वक्त एक लाइटर जलने की आवाज होती है और कैलाश अपने मुंह में दबी सिगरेट जलाते हुए कहता है, द ब्रह्मास्त्र ऑफ आवर एजेंसी इज द पर्सन हु प्लान्ड दिस थिंग। अगर आपको उस पर डाउट है तो खुद जाकर उससे बात करो। कैलाश के मुंह से एजेंसी का ब्रह्मास्त्र नाम सुनकर सभी के चेहरे अचानक सख्त हो गए, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई एजेंसी के ब्रह्मास्त्र को कैसे नहीं जानता। वो सब तो उसके फैन है। और जब कैलाश ने ये बताया कि वो खुद वहां बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़ा है तो उन्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स ने एक गहरी सांस ली और रिलैक्स होकर बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर से किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। इधर दूसरे देशों के सारे एजेंट शहर से बाहर जाने वाले रास्ते से अलग अलग गाड़ी में बैठकर अपने काम को अंजाम देने निकल चुके थे। वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बैठकर विराज सर्व टीम भी शांति से बिष्ट शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। इधर स्कूल की मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास की छुट्टी हो गई और हर कोई अपने घर के लिए निकल गया। तो कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे वो लोग हॉस्टल की तरफ चले गए। उसी वक्त दोपहर के शिफ्ट के स्टूडेंट्स भी स्कूल के अंदर दाखिल हुए और हॉस्टल के बच्चे भी अंदर आ गए। इस वक्त शौर्य स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर पहुंच चुका था। आज प्रिंसिपल मैडम से उसने यहाँ आने की परमिशन ले ली थी। वहीं अद्विका स्कूल के बाहर चारों तरफ कुछ आध्यात्मिक पत्रों को फेंक रही थी। वहीं आलिया भी पल्लवी के क्लास में आ चुकी थी। पर इस पूरे वाक्य में एक आदमी सबसे ज्यादा डरा हुआ था और वो था पृथ्वी।
उसे सिर्फ शौर्य की वो खतरनाक आंखें सोने नहीं दे रहे थे। तो असल में शौर्य ने बनाया हुआ प्लान क्या है? क्या विराज इन विदेशी एजेंट से मिला हुआ है? ऐसी क्या बात थी कि सारे एजेंट्स इस वक्त एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे? क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे या शौर्य अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा?